Good morning, everyone. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to my YouTube channel ACCA Classroom. Today, our topic is very important, that is part of IS 16, and the name of the topic is Asset Expenditure versus Expenses. देखिए बात को समझिएगा, जब भी कभी हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो वी जनरली रेफर्स आउटफ्लो ऑफ मनी. बिजनेस के पास से कुछ कैश जा रहा है. अब वो कैश की नौयत क्या है उसको समझना है हमें. IS 16 एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है. एक कहलाते हैं आपके पास एसेट एक्सपेंडिचर और दूसरा आपके पास एक्सपेंसेस. प्रीवियसली जब हमारे पास बीपीपी और कैपिटल की किट थी तो हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से पढ़ चुके हैं. राइट? बात को समझें. एसेट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या एक्सपेंडिचर है? वो तमाम एक्सपेंडिचर दैट इज टू परचेज पीपीई. दैट इज टू परचेज पीपीई. सर मैंने परचेज की एक मशीन फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन बिजनेस, पीपीई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. सर मैंने लैंड परचेज की है, मैंने इक्विपमेंट परचेज किया है, दैट इज पीपीई. वो तमाम एक्सपेंडिचर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए करें, हम उन्हें क्या कहेंगे बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर या एसेट एक्सपेंडिचर. सर अब बात समझिएगा, एसेट सिर्फ खरीद के, अगर मैंने वेंडर की दुकान में एक मशीन खरीद ली है तो क्या मशीन वहीं पे ऑपरेट करना शुरू हो जाएगी? नहीं सर, उसकी प्रॉपर मुझे क्या करानी पड़ेगी? इंस्टॉलेशन करानी पड़ेगी. उसको अपनी फैक्ट्री ट्रांसफर करना पड़ेगा. उसको रखने के लिए फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, एक जगह बनानी पड़ेगी. सर अगर बाहर से आपके पास मशीन इंपोर्ट हो रही है तो कस्टम ड्यूटीज पे करनी है, कुछ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे करने हैं. तो सर वो तमाम एक्सपेंडिचर जो पॉइंट ऑफ परचेज से लेके पॉइंट ऑफ यूज पे लाने के लिए हम इनकर करेंगे, उनको भी हम क्या कहते हैं बेटा? एसेट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखिए क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या एसेट एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग दैम इनटू इंटेंडेड फॉर यूज फॉर्म. यहां दैम किसको रेफर कर रहा है? दिस दैम रेफर्स टू पीपीई. तो वो तमाम खर्चे जो पीपीई को परचेज करने के लिए हों या उनको यूजफुल फॉर्म में लाने के लिए हों, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. सर एसेट एक दफा यूजफुल फॉर्म में आ गया, उसके बाद जो खर्चे होंगे उनका क्या होगा? जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हैं. अब अगर उसकी वजह से एसेट की लाइफ इंक्रीज हो रही हो या उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही हो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे. सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने एसिड लेने के बाद उसकी कोई मेजर ओवरहॉल कराई, आपने उसकी कोई इंस्पेक्शन कराई है, तो उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे, क्योंकि उससे एसेट की लाइफ क्या हो रही है? बढ़ रही है. वो तमाम खर्चे जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज करने या उनको यूजफुल फॉर्म में लाने के लिए, जिसको वर्ड के यूज किया गया इंटेंडेड फॉर यूज फॉर्म में लाने के लिए ज़रूरी हो, ऑपरेशनल फॉर्म में लाने के लिए ज़रूरी हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर. या सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनकी वजह से एसेट्स की लाइफ क्या हो रही हो? बढ़ रही हो. या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज करने, उसको यूजफुल फॉर्म में लाने या उसकी लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ाने. जैसे मैंने क्या बताया, इंस्पेक्शन हो गई, मेजर ओवरऑल हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. सर फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बेटा? डे टू डे एक्सपेंडिचर. जिस फैक्ट्री के अंदर मशीन रखी है वहां का आप रेंट पे कर रहे हो, वहां के स्टाफ की आप सैलरीज पे कर रहे हो, वहां का आप हीटिंग एंड लाइटनिंग का बिल पे कर रहे हो. ये तमाम क्या है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर. दे में पर्टेन्स टू पीपीई, बट ये पीपीई की लाइफ को इंक्रीज या उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं करेंगे.
बल्कि उसकी एफिशिएंसी को क्या करेंगे बेटा, मेंटेन करेंगे। उसकी एफिशिएंसी को क्या करेंगे बेटा, मेंटेन करेंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को भी हम क्या कहते हैं बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने मशीन का कोई ऐसा पार्ट चेंज कर दिया जिसकी ऐसे वो अपनी नॉर्मल कैपेसिटी पे चले, तो वो भी आपके पास क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। तो वो तमाम एक्सपेंडिचर जो डे टू डे एक्सपेंडिचर हो, जिससे एसेट्स की लाइफ ना बढ़े बल्कि एसेट की लाइफ मेंटेन हो, एफिशिएंसी मेंटेन हो, उसको भी हम क्या कहेंगे बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और बात सर, यूसुफ फॉर्म में आने के बाद अगर कोई इंश्योरेंस करा दी, कोई फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, तो वो भी आपके पास बेटा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप इट इज क्लियर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब इसको मैंने ये तो बता दी दोनों क्या होते हैं, अब इसका डिफरेंस देखें। सबसे पहले सर, सबसे पहला बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होंगे उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म होगा, मोर देन वन पीरियड, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। क्या मतलब है सर, अगर परचेज किया मशीन 4-5 साल चलेगी, उस पर कोई इंस्टॉलेशन किए, उसको यूजफुल फॉर्म में लाने के बाद खर्चे किए, उसका बेनिफिट आपको जब तक मशीन चलेगी तब तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। उसकी लाइफ बढ़ गई, मजीद आपके पास 3-4 साल आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका बेनिफिट आप सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में ले लोगे, इसका बेनिफिट आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। स्टाफ को वेजेस दी, काम किया, चला गया मशीन पे, मेंटेनेंस कराई, मशीन की सफाई कराई, लुब्रिकेशन कराई, चला गया, फिर 6 महीने बाद, साल बाद दोबारा होगी। तो इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म नहीं है, इसका बेनिफिट आपके पास शॉर्ट टर्म में सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम हो जाएगा। एक और बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इन शॉर्ट सर, ये आपके बैलेंस शीट का पार्ट है। सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने कहा ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बना, उसी में सारा का सारा आपने उसके खर्चा चार्ज कर दिया, कोई इशू नहीं है। सर, बैलेंस शीट में लेके क्यों नहीं जा रहे बेटा, इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म नहीं है ना, लिमिटेड पीरियड के लिए, इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो अगर मैं अपनी बात को समअप करूं, एक्सपेंडिचर हमारे पास दो तरह के, एसेट एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, या इसका अकाउंट नाम क्या बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज करने, उसको यूजफुल फॉर्म में लाने या उसकी लाइफ या एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए उन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो तमाम एक्सपेंडिचर जो उसकी लाइफ को मेंटेन करें, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंडिचर, और ये यूजफुल फॉर्म में आने के बाद के खर्चे हैं। इज दैट क्लियर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर मैं कह दूं, अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पीपी हैं, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। पीपी हैं तो उसकी जगह मैं आपको बता चुका, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो उसकी जगह क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। सर, ये बात तो समझ में आती है, कोई एग्जाम्पल भी समझा दें। सर, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, ठीक है,
मैंने एक मशीन परचेज की है सेट 1,10,000 की। मैंने एक मशीन परचेज की है 1,10,000 की, और मशीन इस टाइम लोकेटेड है यूएसए। मशीन कहाँ पे लोकेटेड है बेटा? यूएसए। सबसे पहले मैंने मशीन परचेज की, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ऑब्वियसली सर, हम पढ़ के आए हैं वो तमाम एक्सपेंडिचर जो एसेट को परचेज करने के लिए वो क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर क्या मशीन यूएसए में रख के यूज हो जाएगी? सर मेरी फैक्ट्री तो नूरियाबाद में है सर, कराची के अंदर, इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर। सर अब उसको पोर्ट तक लेके आना है, तो सर आपने यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज देनी है, कुछ आपके पास नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे। हमने कहा ठीक है, ये भी आपके पास एसेट का पार्ट है। क्यों? जब तक आप कस्टम पे ड्यूटीज पे नहीं करोगे माल आपकी फैक्ट्री तक नहीं पहुंचेगा। सर रास्ते का इंश्योरेंस भी होता है, जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। सर वो भी ना दें, सी पायरेट्स होते हैं, मशीन चोरी हो जाए खतरा है, वो भी दिया हमने। ठीक है सर, देने के बाद मशीन अब पहुंच गई नूरियाबाद। सर क्या पोर्ट पे डायरेक्ट माल पहुंच जाएगा कि ये भी पोर्ट की जिम्मेदारी है कि माल आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाएगा? नहीं सर, हमने इसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन इन, या इसको फ्रेट भी कहते हैं, इसको फ्रेट भी कहते हैं, हमने फ्रेट भी पे कर दिया बेटा, फैक्ट्री नूरियाबाद पहुंच गई। सर क्या यहाँ पे अब ये यूज़ हो सकती है? नहीं सर, इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगी, इसकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, अगर इसको रखने के लिए कोई जगह हमें स्पेसिफिक तैयार करनी पड़ी, फाउंडेशन, समझाना अगर चाहूँ, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे, आप कंपनीज जो हैं वो विंड पावर वगैरह इंस्टॉल करी तो उसके पूरी आपके पास बहुत बड़ी खुदाई की होती है ना, जगह बनानी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आपने विंड पावर कहीं पे भी लगा दिया, बहुत बड़ा आपके अंडरग्राउंड आपके जो है ना जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे फिक्सेशन होगी उसकी। हमने अभी रिसेंटली अपनी कंपनी के अंदर जो है विंड पावर इंस्टॉल किया, वो आप देखिए नूरियाबाद से नज़र आता है। आप नूरियाबाद में इंटर नहीं हुए, हालांकि वो अंदर जाके है, लेकिन आप उसको नूरियाबाद में भी देख सकते हैं। तो देखें, ये तमाम भी आपके पास क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? सर आप ऐसे ही खड़ा करके चले हैं, 2 मिनट में गिर जाएगा। तो वो तमाम एक्सपेंडिचर जो यूजफुल फॉर्म में लाने के ज़रूरी हो, चाहे इंस्टॉलेशन हो, टेस्टिंग हो, फाउंडेशन है उसको रखने के लिए, उसको प्लेस करने के लिए कोई जगह बनानी है। सही है सर, ये बात समझ में आती है। ये सब क्या है बेटा? जितनी भी मैंने एग्जाम्पल दी सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहते, कुछ कॉस्ट ऐसी है जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहते। हमने क्या कहा? मशीन लाए, साथ में हमने उसकी 1 साल की फायर इंश्योरेंस करा ली। भाई ये सब्सिक्वेंट खर्चा है, ये यूजफुल फॉर्म में आने के बाद का खर्चा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर अगर स्टाफ को कोई ट्रेनिंग दी है तो क्या है इसका? स्टाफ की ट्रेनिंग अगर मैं इसको I16 के हिसाब से देखूं तो उसको होना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए था, लेकिन इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बुक नहीं करते। क्यों? वी कैन नॉट कंट्रोल द स्टाफ। स्टाफ आज है, ट्रेनिंग दी, कल छोड़ के चला जाए, तो वाई यू कैन कैपिटलाइज? आप इसको बैलेंस शीट में क्यों लेके जाओगे? इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में भी ना हो, तो इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काउंट करते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज दैट क्लियर बेटा? तो अब अगर आपके पास सवाल के अंदर जो है कभी भी ऐसा आ जाए कि आप जो है ना एसेट की डेप्रिसिएशन कंप्यूट करें,
तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बेटा, एसेट की कॉस्ट। और एसेट की कॉस्ट निकालने के लिए अभी हम आपको एक प्रोफार्मा बनाते हैं और उसके मुताबिक आप एसेट की कॉस्ट निकालेंगे। इज इट क्लियर? कंप्यूटेशन ऑफ पीपी कॉस्ट वेरी मच पॉसिबल है। आपके पास एक लिस्ट प्राइस है, उस पर आपको कोई रेट डिस्काउंट मिल गया हो, स्पेशल टर्म होते हैं, बार बार परचेज कर रहे हो, आपकी क्या आ गई बेटा, नेट प्राइस। ये तो हो गई आपकी बेटा परचेज कॉस्ट। इसमें आप ऐड करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, या उसका क्या नाम बताया था मैंने बेटा, एसेट एक्सपेंडिचर। क्या क्या है बेटा, सीक्वेंस से चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा भाई, हमने इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते की इंश्योरेंस कहाँ ज़रूरी है, ये रिक्वायरमेंट होती है आपके पास इंटरनेशनल, आपके पास जो है ना लॉस के अंदर है कि आपको इन ट्रांजिट की इंश्योरेंस करानी है, रास्ते की इंश्योरेंस करानी है। सी के ज़रिए ज़्यादा सामान आ रहा होता है तो मसले हो सकते हैं। सी पायरेट्स का तो नाम आपने सुना ही होगा। पोर्ट पे आने के बाद कस्टम ड्यूटीज़, नॉन रिफंडेबल टैक्स। सर अगर रिफंडेबल होगा तो सर वो ना एसेट एक्सपेंडिचर है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिफंडेबल तो आपके पास एसेट है, ठीक है, वो तो आप उसके कहाँ बुक कर रहे होगे, करंट एसेट में बुक कर रहे होगे, तो वैट इसका पार्ट नहीं होता, ठीक है। सर ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड हो जाएगी, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग। सर अगर एसेट की कोई लीगल फ़ी है, लीगल फ़ी का मतलब कभी कभी इसमें कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो अगर हमने कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन का ये लॉयर वगैरह से, तो वो भी आपके पास इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट कॉस्ट। जैसे आप लोग, जैसे मैं इसकी एग्जाम्पल से फैक्ट्री ली, फैक्ट्री को अपने नाम ट्रांसफ़र कराने की जो कॉस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन आपके वकील को लोगे, ठीक है, कोई लीगल फीस पे करोगे अपने नाम, रजिस्ट्री पे करते हैं जैसे हम इंडस्ट्रियल स्टेट वगैरह में, तो वो सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लॉयर को चार्जेस दिए। सर आप कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपने आर्किटेक्ट को फ़ी दी, ठीक है, बिल्डर को कोई आपने प्रोफेशनल फ़ी दी है, ठीक है, उसका आर्किटेक्ट वगैरह डिज़ाइन करने के लिए, तो वो भी आपके पास क्या है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कौन से खर्चे हैं बेटा, इंटेंडेड फॉर यूज फॉर्म। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ पीपी, टोटल कॉस्ट ऑफ पीपी। इज इट क्लियर बेटा? तो जब भी कभी आपसे पूछेंगे कि भाई एसिड की कॉस्ट कैसे निकालनी है, तो आप उसमें तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कर लोगे बेटा, ऐड कर लोगे। इज दैट क्लियर?